नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में कक्षा 8 का विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक चल रहा था, जिसमें हमने संश्लेषित रेशों का अध्ययन किया था और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो आज हम इस वीडियो में संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन करके आगे हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको संश्लेषित रेशों के बारे में बताया कि मानव द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे होते हैं, जिन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। और हमने नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, टेरिलीन इनके बारे में पढ़ा था। और कुछ रह गया एक एक्रिलिक के बारे में आपको नहीं बताया था कि एक्रिलिक क्या होता है। एक्रिलिक भी एक संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा है, जिसमें ऊन के समान गुण पाए जाते हैं। ऊन तो एक प्राकृतिक रेशा है, लेकिन एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है। एक्रिलिक से जो बने कपड़े होते हैं वो सर्दी से हमें बचाते हैं। तो ऊन के समान गुणों वाला रेशा है, ये कृत्रिम रेशा है, संश्लेषित रेशा है। इसके बाद में जो पेट्रो रसायन की एक डेफिनेशन आई हुई किताब में, पेट्रो रसायन क्या होते हैं? पेट्रो रसायन वे कच्चे माल होते हैं जिनसे संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। तो एक तरीके से वे कच्चे माल जो संश्लेषित रेशों को बनाने में सहायक होते हैं वो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। संश्लेषित जो रेशे हैं उनके गुणों के बारे में आपको बताया था कि क्या गुण होते हैं इनके। तो इनके गुणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो गुण अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। अच्छे गुण क्या होते हैं? अच्छे गुण जो संश्लेषित रेशे हैं ये आसानी से साफ हो जाते हैं, जल्दी इनका जो मेल होता है वो आसानी से निकल जाता है, जल्दी ये साफ हो जाते हैं, धोने पर जल्दी सूख जाते हैं, इनका रख रखाव सरल है। तो कड़े मतलब हर प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन इसकी कुछ हानियां, नुकसान होती है कि ये आग जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यदि आग पकड़ लेते हैं तो कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं आग के पास या रसोई का काम करें तो उस समय वस्त्र, हमको इनसे बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आग पकड़ लेते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, तो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो संश्लेषित रेशों के गुण और जो लाभ और हानियां दोनों है, लाभ भी है तो हानियां भी है। आगे हम अब प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। संश्लेषित रेशों के समान प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है। कई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर प्लास्टिक एक बड़ी इकाई बनाती है, जिनको प्लास्टिक बहुलक है एक प्रकार का। तो प्लास्टिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्लास्टिक के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक भी एक संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक है। क्या है? संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक भी एक संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के प्रकार प्लास्टिक दो प्रकार की है। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार की है। दो प्रकार की प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दो प्रकार कौन कौन सी है? पहली है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, एक तो थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, दोनों के बारे में। तो इनकी दोनों की अलग अलग विशेषता है। इन दोनों की विशेषताओं को हम अध्ययन करेंगे, इनके उदाहरण हम पढ़ेंगे, क्या उपयोग है इन प्लास्टिक का वो जानकारी लेंगे।
तो आप एक बार ये प्लास्टिक के बारे में नोट कर लीजिए आप। अब आगे हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वह आसानी से पिघल जाती है और उसको हम किसी दूसरे सांचे में भी ढाल सकते हैं। यानी कहने वाला इस प्लास्टिक का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं, पिघाल सकते हैं इसको और पिघाल करके इसको दूसरा रूप भी दे सकते हैं। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाती है तथा इसे दूसरे सांचे में भी ढाल सकती हैं। थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि, ये इसके उदाहरण थर्मोप्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाती है और उसको हम दूसरे सांचे में भी डाल सकते हैं। हम इसको जैसा रूप दे सकते हैं वो इसको बना सकते हैं। इसे कोई भी सामान यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी है तो ज्यादातर पाइप वगैरह, बोतलें वगैरह जो भी सामान है वो थर्मोप्लास्टिक का कहना लोग ज्यादा प्रचलन है। तो आप थर्मोप्लास्टिक के बारे में नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं पिघलती है, गर्म करने पर नहीं पिघलती है तथा इसे दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता, नहीं डाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है।
इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण है इसके बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन इस प्लास्टिक के उदाहरण है। बेकेलाइट का क्या उपयोग है? बेकेलाइट प्लास्टिक से स्विच, बर्तनों के हत्थे, स्विच, बर्तनों के हत्थे वगैरह ये बेकेलाइट प्लास्टिक के बनते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक से फर्श की टाइलें, फर्श की टाइलें, अग्निशय प्लास्टिक है ये, अग्निशय प्लास्टिक। यानी अग्निशय प्लास्टिक का मतलब है आग बुझाने वाले जो कर्मचारी है उनके जो परिधान वगैरह कपड़े वगैरह होते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक के बनते हैं, कहने मतलब। तो बेकेलाइट से स्विच और बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, ठीक है ना, ये कहने वाले उनको गर्म करने पर ये पिघलते नहीं है, नहीं इनको दूसरे सांचे में डाला जा सकता है। तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक है, ये मेलामाइन है। तो आपको इनके बारे में डिटेल ध्यान में रखनी है। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं पिघलती है, इसको हम दूसरे सांचे में भी नहीं डाल सकते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो आप नोट कर लीजिए। विद्यार्थी एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनती है वो कौन सी प्लास्टिक है? तो वो थर्मोप्लास्टिक। पाइप वगैरह बोतलें वगैरह बनती है, कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट मेलामाइन किस प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो परिधान होते हैं तो वो किस प्लास्टिक के बनते हैं? मेलामाइन प्लास्टिक के। अग्निशय प्लास्टिक कौन सी है? जो अग्नि को सहन कर सकती है वो है मेलामाइन प्लास्टिक। अग्निशय प्लास्टिक बोलते हैं उसको, क्योंकि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो परिधान होते हैं वो उसी मेलामाइन प्लास्टिक के बनते हैं। तो अग्निशय प्लास्टिक इसका नाम है। तो प्लास्टिक के दोनों प्रकार थे। अब एक विशिष्ट प्लास्टिक के बारे में आपकी किताब में दिया गया है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन भी एक प्लास्टिक है, ऐसी प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। वह प्लास्टिक जिस पर तेल व जल नहीं चिपकता है। क्या उपयोग है इसका? इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन प्लास्टिक की परत लगी होती है। तो क्या होता है, उन पे जल और तेल है वो चिपकता नहीं है, तो उन पे परत एक तरीके से चढ़ी हुई रहती है।
तो ये टेफ्लॉन प्लास्टिक है। तो ये आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछता है टेफ्लॉन के गुण वगैरह। तो ऐसी प्लास्टिक जिस पर जल और तेल चिपकता नहीं है, खाना बनाने वाले बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब प्लास्टिक और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है, प्लास्टिक और पर्यावरण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, वो हम डिटेल जानेंगे कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार संबंधित है, क्या नुकसान है प्लास्टिक से, प्लास्टिक पर्यावरण का मित्र है या शत्रु, तो वो आपको अभी बताने वाला हूं। वो बताने से पहले मैं आपको जो पर्यावरण में जो इतने पदार्थ है उनके प्रकार, पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, दो प्रकार के जो अपशिष्ट इकट्ठे होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये कौन से? ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घास है, फलों के छिलके, पत्तियां, कागज, सूखी वस्त्र, लकड़ी, ये इसके उदाहरण है। यानी घास, फलों के छिलके जो भी है वो जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि कुछ समय बाद इनका अपघटन हो जाता है, सूक्ष्म जीव इनको खाद में परिवर्तित कर देते हैं और ये पेड़ पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं वो होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, आप नोट कीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं रहते विद्यमान। इनका कहने मतलब कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में या कुछ वर्ष में, एक वर्ष के अंदर अंदर इनका अपघटन हो जाता है। वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, ये पर्यावरण में इकट्ठे नहीं होते हैं, ये स्वतः अपघटित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतः अपघटित होते हैं, पर्यावरण में इकट्ठे नहीं होते हैं। इनके लाभ है कहने मतलब, ठीक है। अब दूसरे जो अपशिष्ट है वो है अजैव निम्नीकरणीय।
या इनको बोलते हैं जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता है जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है वह जैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुओं के डिब्बे, प्लास्टिक में जितने भी प्रकार की प्लास्टिक है वो अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक होती है। धातुओं के डिब्बे ये 500 हजारों या कई वर्षों तक इनका अपघटन नहीं होता है। ये पर्यावरण में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। ये स्वतः अपघटित नहीं होते, इनको करने मतलब अपघटन करना पड़ता है। मनुष्य द्वारा इनका अपघटन किया जाता है विशेष प्रकार जला के, या इनको कैसे भी इनका अपघटन किया जाता है, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इनको अपघटित किया जाता है। तो कहने मतलब ये पर्यावरण में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल वगैरह डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है, नोट कर लीजिए आप। आगे के बारे में पर्यावरण और प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है वो आपको मैं बताऊंगा, आप ये नोट कीजिए। अब जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है पर्यावरण को, क्या नुकसान है इससे। तो प्लास्टिक कहने मतलब प्लास्टिक को इकट्ठी होती है एक जगह तो भी वो नुकसानदायक है, इधर उधर फेंक देते हैं तब भी वो नुकसानदायक होती है। कुछ जानवर उसको खा लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, नालियां अवरुद्ध हो जाती है, पर्यावरण में इकट्ठे होते हैं तो प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो कहने मतलब प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक तरीके से हानिकारक है, इसका कोई लाभ नहीं है पर्यावरण को। हाँ, मनुष्य इसका जरूर इसका उपयोग करता है, मनुष्य के लिए कई लाभदायक हो सकती है, लेकिन इसके जो लाभ है मनुष्य के लिए इससे ज्यादा उसकी क्या है, हानि है। तो कहने मतलब पर्यावरण के लिए प्लास्टिक एक तरीके से